अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? वालेकुम सलाम। यस सर, आपकी स्पीड शो है। ओके, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, मर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि प्रेजेंट में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और इनका फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मेनली हम एआई और आईओटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आज की क्लास में। सबसे पहले देख लेते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऐसी न्यू और एडवांस होते हैं जो कि रीशेप करते हैं कि आप किस तरह काम करते हैं, किस तरह आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, किस तरह आप रह रहे हैं। ये उन चीज़ों को बेहतर बनाता है और लाइफ को इजियर करता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ये मेन है एआई एंड मशीन लर्निंग। इसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर रोबोटिक्स और लास्ट पे स्मार्ट डिवाइसेस। इनको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मींस के मशीन्स को ये एबिलिटी दे देना कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सकें, लर्न कर सकें और फिर उस लर्निंग के हिसाब से डिसीजन ले सकें। एआई एक्चुअली डेटा से लर्न करती है, उसके बाद लर्न करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और ये ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सकती है और ये डिसीजन भी मेक कर सकती है। अब आपने चैट जीपीटी तो सबने यूज़ की होगी, तो वो एआई की बेस्ट एग्जांपल है कि उसमें आप कोई अपनी क्वेरी देते हैं और वो आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर देती है। इसके अलावा हम डेली लाइफ में एआई का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं होता कि हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब रिकमेंडेशंस। अब आपने देखा होगा कि आपको यूट्यूब पे वही वीडियोस रिकमेंड होगी या आपकी फीड में आएंगी जो आप अक्सर ज़्यादा देखते हैं या आप जिनको ज़्यादा सर्च करते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन में फेस अनलॉक का एक फीचर है, तो वो भी एआई पे बेस करता है। जब एआई आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसी तरह गूगल मैप्स है, ये भी ट्रैफिक को देख के आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता है कि ये रूट आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, अमेज़ोन या दराज वगैरह में जब आप अ, उन वेबसाइट में जाते हैं तो आप जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं तो वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड हो रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एआई वर्क कैसे करता है, एआई की वर्किंग। एआई में सबसे पहले हम डेटा दे के मॉडल को ट्रेन करवाते हैं।
ठीक है। जब वो मॉडल ट्रेन हो जाता है तो वो पैटर्न्स को एनालाइज करता है, और उसके बाद वो रिजल्ट से सीखता है, और वो इसी तरह डिसीजन मेक करता है। एआई ये कंटिन्यूअस लूप फॉलो कर रहा है। ये डाटा को गैदर करता है, और उससे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, और इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इम्प्रूव होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी पे कोई सर्च किया है, तो अक्सर इस तरह होता है कि आपको वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे बताते हैं कि ये रिस्पॉन्स जो मैं चाहता हूँ आपने वो नहीं जनरेट करके दिया। तो इन चीज़ों से वो दोबारा सीखता है और अगली बार आपको सही रिस्पॉन्स ला के देता है। इसके बाद ह्यूमंस और एआई सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन जो हैं वो नेचुरली एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, जबकि जो एआई सिस्टम है वो डाटा से लर्न करता है। और ह्यूमंस में इमोशंस का फैक्टर होता है, और वो क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जो एआई सिस्टम है वो आपको कभी भी क्रिएटिव रिस्पॉन्स नहीं ला के देगा। ना उसमें कोई इमोशन होते हैं। वो उसमें हमने प्री डिफाइंड जो डाटा दिया होता है वो उन्हीं एल्गोरिथम को फॉलो करता है और हमें रिस्पॉन्स ला के दे रहा होता है। अब ह्यूमंस थक भी जाते हैं और टेक भी कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। हमारा नेट प्रॉब्लम था इसलिए हमने शुरू से नहीं समझा, तो क्या आप दोबारा से समझा सकते हैं? चलिए मैं स्टार्ट से दोबारा क्विकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि ग्रो कर रही हैं वेरी फास्ट, और जो कि ह्यूमन लाइफ्स को इजियर बना रही हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। इसमें ये मेन कैटेगराइज किया हुआ है: एआई एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट डिवाइसेस। अब ये चीज़ें कैसे हमारी लाइफ को इजियर बना रही हैं? एआई एंड मशीन लर्निंग में आपने देखा होगा कुछ चैटबॉट्स होते हैं या चैट जीपीटी, आप उससे किसी भी किस्म का सवाल करें तो वो आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स ला के दे रहा होता है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो डिवाइसेस आ जाती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घरों में कुछ इस तरह के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए से सिस्टम होते हैं कि या स्ट्रीट्स में जब वो सेंसर्स देखते हैं कि रात हो गई है या अंधेरा हो गया, तो वो सेंसर डिटेक्ट होते हैं और लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एग्जांपल है। इसके बाद रोबोटिक्स, ये हमने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लिप्स वगैरह में के रोबोट्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। जो बाहर वाली कंट्रीज हैं उनमें, वो रेस्टोरेंट्स में हों या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए रोबोट्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। इस तरह से स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एआई क्या है। एआई बेसिकली मशीन्स को वो एबिलिटी देना है कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सकें, लर्न कर सकें, और फिर उस बेस पे डिसीजन ले सकें। अब एआई
डेटा के ज़रिए से लर्न करता है और फिर प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ये ह्यूमंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। इसके बाद हम डेली लाइफ में काफ़ी एआई को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम एआई को यूज़ कर रहे हैं। अब आप यूट्यूब पे जब जाते हैं या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या टिकटॉक या इस तरह, तो आपको उसी तरह की रील्स या वीडियोस आपकी फीड में आ रही होती हैं जो आप ज़्यादातर देखते हैं, जिनमें आपका वाई टाइम ज़्यादा होता है। तो ये भी एआई की एग्जांपल है। इसके अलावा आपके फ़ोन में जो फेस अनलॉक का फीचर है, वो एआई आपके फेस को डिटेक्ट करता है और वो फ़ोन को अनलॉक कर देता है। इसके अलावा जो गूगल मैप्स वगैरह हैं या ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ये भी एआई पे बेस कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एआई वर्क कैसे करता है। एआई में सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद एआई पैटर्न्स को एनालाइज करता है और ये रिजल्ट से लर्न भी करता है और फिर उस हिसाब से डिसीजन मेक करता है। अभी ह्यूमंस और एआई सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन जो हैं वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस से या टाइम से चीज़ों को लर्न करते हैं, जबकि जो एआई सिस्टम है वो एक बार हमने उसमें डाटा फीड कर दिया, वो उसी डाटा पे लर्न करेगा और उसी हिसाब से हमें रिस्पॉन्सेज ला के देगा। अगर डाटा से उसने सही लर्न किया होगा तो वो हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज ला के देगा। और अगर डाटा डाटा नहीं सही, जिस तरह हमने लास्ट कल क्लास में पढ़ा था कि डाटा की प्री प्रोसेसिंग, तो डाटा हमने सही फीड नहीं किया, डाटा को क्लीन करके फीड नहीं किया, तो वो हमें रिस्पॉन्सेज भी सही नहीं ला के देगा। इसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं उनमें इमोशंस होते हैं और वो क्रिएटिवली थिंक करते हैं, जबकि एआई में उसमें कोई इमोशन नहीं होते और वो प्री डिफाइंड हमने जो डाटा दिया होता है उसी हिसाब से हमें रिस्पॉन्सेज देते हैं। ये एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। अब ह्यूमंस जो हैं वो थक भी जाते हैं और मिस्टेक्स भी करते हैं, जबकि जो एआई सिस्टम है वो 24/7 वर्क करते हैं और ये थकते भी नहीं हैं। अब एआई की हिस्ट्री देख लेते हैं। एआई कोई पुरानी चीज़ नहीं है। इसमें काफ़ी देर से वर्क हो रहा है। साइंटिस्ट काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं एआई पे। तो 1955 में फर्स्ट लॉजिक थ्योरिस्ट, जो एआई का फर्स्ट प्रोग्राम है, वो 1955 में लिखा गया था। इसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थे ने एआई की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। इनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। इसके अलावा 1970 में एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुए थे और 1999 में मशीन लर्निंग, और फिर 2011 में वॉइस असिस्टेंट ये आए थे, और 2023 में चैट जीपीटी। अब लॉजिक थ्योरिस्ट, द फर्स्ट एआई प्रोग्राम, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि ये लॉजिकली थिंक कर सके और जो लॉजिक बेस या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या थ्योरम्स हैं, मैथमेटिक्स की या लॉजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये क्रिएटेड बाय एलन न्यूएल एंड हर्बर्ट ए सैमन। इसका पर्पस यही था कि सॉल्व लॉजिक प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमन। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एआई इवॉल्व हुआ और आज हम देखते हैं कि चैट जीपीटी जैसे है कि वो कितना एडवांस हो गया है। अब एआई अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एआई डिफरेंट फील्ड्स में कैसे इम्पैक्ट पैदा कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में
एआई डिजीज को डिटेक्ट कर सकता है। किस तरह? अगर हम अपनी एक्सरेज करवाएं तो एक्सरेज को फोटो एआई को दे तो वो एआई डिजीज को डिटेक्ट कर सकता है, लाइक कैंसर वगैरह। तो एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एजुकेशन। एजुकेशन में आप देख लें कि एजुकेशन में एआई के आने से कितनी ज़्यादा हेल्प हुई है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स अवेलेबल हैं जिन पे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि डुओलिंगो की ऐप है। इसमें आप लैंग्वेज वगैरह लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एआई स्टडी बेस काफ़ी चैटबॉट्स हैं, उन पे आप अपनी स्टडी के हवाले से कोई भी क्वेरी दें तो आपको वो रिस्पॉन्स ला के देगा और आपकी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एआई किस तरह यूज़ हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि क्लिप्स वगैरह में कि जो अमेरिका या चाइना, उसमें जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज़ हो रही होती हैं। उसमें ड्राइवर नहीं होता, तो वो कार में सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो सारा ट्रैफिक को डिटेक्ट करती है। और उसमें हमने अब बता देना है कि हमने कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, और वो इस हिसाब से खुद ही गूगल मैप को ओपन करके इंटीग्रेट करके हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं। इसके अलावा एआई इन फाइनेंस, गेमिंग एंड सोशल मीडिया। अब बैंकिंग और फाइनेंस में भी एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है। एआई फ्रॉड को डिटेक्ट करता है ऑनलाइन बैंकिंग में। फ्रॉड को किस तरह डिटेक्ट करता है कि अक्सर इस तरह होता है कि अक्सर इस तरह होता है कि अगर ट्रांजैक्शन हम करने जाएं, तो हम अगर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, या पहले हमने इतनी ज़्यादा पैसे नहीं निकलवाए होते, तो वो कभी कभी इस तरह होता है कि हमारा कार्ड ब्लॉक कर देता है एआई सिस्टम। तो वो एआई को डिटेक्ट करके ये सारा फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि गेमिंग गेमिंग में हम देखते हैं कि आपने काफ़ी गेम्स खेली होंगी, फॉर एग्जांपल क्रिकेट या फुटबॉल की, या कार रेसिंग वगैरह की ऑनलाइन। उसमें जो हमारी कार रेसिंग हो रही होती है, एक तो उसमें हमारी कार होती है, और इसके अलावा एक जो दूसरी होती है वो रोबोट के साथ, समझ लें दूसरी कार वो रोबोट के साथ हम रेस लगा रहे होते हैं। वो कार समझ लें एआई बेस होती है। तो वो हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी अच्छा हमारे साथ मुकाबला करती है। या हम देखते हैं कि जो होती हैं गेम्स जैसे पबजी हो गई, और इस तरह की गेम्स वगैरह हो गई, उसमें हमने देखा होगा कि एनिमीज काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और उनमें जो करेक्टर होते हैं वो इस तरह लग रहा है कि जैसे रियलिस्टिक करेक्टर्स हों। तो इस तरह एआई गेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, ये मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे आपको वही पोस्ट रिकमेंड होंगी जो आप ज़्यादा देखते हैं या जिनको आप ज़्यादा सर्च करते हैं। और अक्सर आपको एड्स वगैरह भी उन्हीं के मुताबिक ही आ रहे होते हैं, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। अब हमने देखा कि एआई हर जगह मौजूद है, चाहे हम मेडिकल में देखें या अपनी यूट्यूब में देखें या अपने मोबाइल फ़ोन में देखें, तो एआई हमें हर जगह नज़र आएगा। इसके बाद हमने देखा कि एआई डेटा से लर्न करता है। और फिर हमने एआई की हिस्ट्री देखी कि एआई आहिस्ता आहिस्ता किस तरह इवॉल्व हुआ, और फिर फ्यूचर भी एआई पे बेस कर रहा है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एआई एग्रीकल्चर में किस तरह से एग्रीकल्चर को किस तरह इवॉल्व कर रहा है। एआई फार्मर्स की भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। एआई में हम क्रॉप को मॉनिटर कर सकते हैं। ड्रोन्स वगैरह को ना उड़ा के हम अपनी क्रॉप्स की फुटेजेस एआई डिटेक्ट करता है और फिर उस हिसाब से हमें बताता है कि हमारी क्रॉप में कोई डिजीज़ तो नहीं है। इसके अलावा एआई वेदर को प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट डेज में वेदर किस तरह रहने वाला है, और फिर उस हिसाब से हमें गाइड करता है कि आप अपनी प्लांटिंग को किस तरह नेक्स्ट डेज में लेके चलें। अब एआई ई कॉमर्स में, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं तो एआई उसके पीछे वर्क कर रहा होता है। जिस तरह से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, एआई वो सजेस्ट कर रहा होता है आपको कि वो आपका पहले इंटरेस्ट देखता है कि आपकी सर्चेज वगैरह देख रहा होता है कि आप किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है। इसके अलावा जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह उनकी वेबसाइट पे कस्टमर सपोर्ट के लिए चैट बोर्ड भी बिल्ड किए होते हैं। वो हमने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट पे ना एक छोटा सा नीचे करके एक आइकॉन सा होता है, तो वो चैट बोर्ड्स होते हैं। उनमें हम कोई भी अ, अपनी प्रोडक्ट के बारे में हम कोई भी उससे पूछ सकते हैं, तो वो हमारे लिए वर्क कर रहा होता है। इसके बाद आ जाती हैं कि एआई की सब फील्ड्स। एआई एक बिग और वास्ट फील्ड है, तो इसकी आगे काफ़ी ज़्यादा सब फील्ड्स हैं। तो हम आज उनमें से डिस्कस करेंगे ये 5 इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, फिर एनएलपी, कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली डेटा के ज़रिए से लर्न कर रही होती है ऑटोमेटिकली, और फिर हमें उस हिसाब से रिस्पॉन्स ला के दे रही होती है। ये हमने एग्जांपल इसकी पहले पढ़ ली है कि जो ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम है वो इसी बेस पे वर्क कर रहे होते हैं। जो अगर नेटफ्लिक्स की अगर आप देखते हैं तो वो आपको वही मूवीज़ रिकमेंड करेगा आपकी हिस्ट्री को देख के, कि आप कौन सी मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ या बॉलीवुड या हॉलीवुड, किस तरह की मूवीज़ आप देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से वो आपको फिर रिकमेंड कर रहा होता है। ये थी मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में चूंकि ये डाटा के ज़रिए से लर्न कर रहा होता है, अब जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। अगर डाटा थोड़ा होगा तो हमारे रिस्पॉन्सेज भी उसी हिसाब से सही नहीं आ रहे होंगे। इसलिए मशीन लर्निंग का मॉडल जब भी ट्रेन करते हैं तो ज़्यादा डाटा पे ट्रेन करते हैं, और क्लीन डाटा को क्लीन करके फिर ट्रेन करते हैं। इसके बाद आ गया डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एडवांस फॉर्म है, और इसमें जो होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जो हो रहे होते हैं इसमें, इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की मल्टीपल लेयर होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स डाटा को प्रोसेस करती हैं। डीप लर्निंग बेसिकली ज़्यादातर इमेजेस या साउंड या वीडियोस वगैरह इन पे ज़्यादा बेस कर रही होती है, तो इनके रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती है। जैसे पहले बताया मैंने आपको कि फेस रिकॉग्नाइजेशन, कि आपके फ़ोन पे फेस वो रिकॉग्नाइज करता है और फ़ोन को अनलॉक कर देता है, वो डीप लर्निंग पे बेस करता है। इसके बाद आ गया न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुए हैं। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, ये उसी से इंस्पायर होके उसी बेस पे वर्क करते हैं। ये कंप्यूटर को हेल्प करते हैं कि वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करे और फिर उस हिसाब से डिसीजन ले। अब जैसे आपके वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स ला के दे रहे होते हैं। इसके बाद आ गया NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब NLP कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे या ह्यूमंस की लैंग्वेज को जनरेट करे। अब इसकी एग्जांपल चैट जीपीटी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। चैट जीपीटी क्या कर रहा होता है कि वो आपकी ह्यूमंस के टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा होता है और फिर उसी हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा होता है। ये NLP की एग्जांपल है। इसके अलावा सिरी, अलेक्सा जो वॉइस के असिस्टेंट हैं, गूगल ट्रांसलेट। चीज़ है ना, अब आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम दोबारा समझा दें। ओके। न्यूरल नेटवर्क हमने देखा मैं देखा कि ये डीप लर्निंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब ये इंस्पायर हुए हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन से। जिस तरह हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है कि उसी तरह से ये इंस्पायर होके उसी बेस पे ये वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ये उसी बेस पे न्यूरल नेटवर्क इसका नेम है, तो उसी बेस पे ये वर्क कर रहा होता है। ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसी हिसाब से हमें डिसीजन करता है। अब अगर आपने वॉइस पे असिस्टेंट अगर आपने यूज़ किए हो, लाइक चैट जीपीटी पे भी वॉइस का एक फीचर है। तो आप वॉइस करके उसे प्रॉम्प्ट अपना दे सकते हैं या अपनी क्वेरी दे सकते हैं और फिर उसी हिसाब से वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, उससे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स ला के दे रहा होगा। इसमें डिफरेंट लेयर्स वर्क कर रही होती हैं। एक इनपुट लेयर होती है और दरमियान में हिडन लेयर्स होती हैं और फिर लास्ट पे आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर पे आप अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, आप अपनी क्वेरी दे रहे होते हैं और जो दरमियान में हिडन लेयर होती है उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है और फिर फाइनली आउटपुट लेयर पे आपको रिस्पॉन्स आ रहा होता है। इसके बाद आगे आ गया कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स। अब जिस तरह से हम अपनी आंखों के जरिए से देखते हैं, अब जो कंप्यूटर विजन है ये कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो भी चीज़ों को देख सके, विजुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके फ्रॉम रियल वर्ल्ड। लाइक ये इमेजेस या वीडियोस या लाइव कैमरा इनको देख रहा होता है और इनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके फेस पे आपके फ़ोन पे फेस अनलॉक का फीचर है, ये कंप्यूटर विजन पे ही बेस कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि ये आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। जिस तरह से हम अपनी आंखों के जरिए से देखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर विजन कंप्यूटर को ये लो करता है कि वो भी चीज़ों को विजुअली प्रोसेस कर सके। तो ये आपका फेस देखता है और इसे
रिकॉग्नाइज करता है और इस तरह आपका फ़ोन अनलॉक कर देता है। इसके बाद आ गया रोबोटिक्स। रोबोटिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें हम एआई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंबाइन करते हैं और ऐसी मशीन्स बिल्ड करते हैं जो कि रोबोट बेस होती हैं। अब रोबोटिक्स, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, और जिस टास्क पे ये ट्रेन किया होता है या जिस वर्क के लिए ये बनाया गया होता है और वो स्पेसिफिक वर्क ये कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फैक्ट्रीज में देखा होगा कि अक्सर रोबोट वर्क कर रहे होते हैं वहाँ। या मैंने एक वीडियो देखी थी कि चाइना में रेस्टोरेंट में जो खाना सर्व, वो रोबोट खाना सर्व करने जा रहा था। तो वो रोबोटिक्स, उसमें उन्होंने उसे एक ख़ास पर्पस के लिए बनाया होता है। वो अपने इन्वायरमेंट को सेंसर्स के ज़रिए से सेंस कर रहे होते हैं और फिर उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। अब ये हमने एआई की सब फील्ड पढ़ ली। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ कि अब जो ईमेल है उसमें आपको ईमेल आती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि ईमेल वो स्पैम में चली जाती है। तो वो एआई की कौन सी सब फील्ड है जिसके ज़रिए से ये स्पैम ईमेल को वो डिटेक्ट कर रहा होता है? जो हमने एआई की 5 फील्ड्स पढ़ी, इनमें से ये कौन सी फील्ड है? किस फील्ड की एग्जांपल है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन या रोबोटिक्स? कोई रिस्पॉन्स देना चाहे? अच्छा सर, हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स का वहाँ पे लाइट इशू है, तो ओके स्टूडेंट्स मैम। आने लगे हैं। ओके सो जो ईमेल की है, वो स्पैम को जो डिटेक्ट करता है वो मशीन लर्निंग के एग्जांपल है, क्योंकि हमने उसको पहले मशीन लर्निंग पे डाटा पे ट्रेन किया होता है कि इस तरह की ईमेल्स स्पैम स्पैम में आएंगी जिसमें कुछ सस्पिशियस कीवर्ड्स होंगे। तो हमने वो पहले मॉडल को ट्रेन किया होता है उसमें, तो वो इस हिसाब से हमें फिर कुछ ईमेल्स वो स्पैम में ला कर देता है। तो ये मशीन लर्निंग के एग्जांपल है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एआई एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमने चाय बनानी है, तो उसके मेथड्स क्या होंगे स्टेप बाय स्टेप। कि हमने पहले पानी को बॉयल करना है, और फिर उसमें शुगर ऐड करनी है, और मिल्क ऐड करना है, और टी लीव्स ऐड करने हैं, इस तरह। ये स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब ये एल्गोरिथम, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है वाइट बॉक्स, और दूसरी इसकी टाइप है ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी अगर उसमें कोई चीज़ हो रही होती है, कोई डिसीजन मेक हो रहा होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये डिसीजन किस तरह से मेक हो रहा है, या इसमें हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो रही होती है। तो इसमें ये 3 आगे इसके कंपोनेंट हैं: डिसीजन ट्रीज, लीनियर रिग्रेशन और रूल बेस्ड सिस्टम।
डिसीजन ट्रीज ये फ्लो चार्ट की लॉजिक पे वर्क कर रहा होता है। इसमें डिफरेंट कंडीशन होती हैं, वो ट्रू हों तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या आगे डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मुझे आज अम्ब्रेला लेके जानी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि बाहर वेदर किस तरह का है। अगर तो वेदर रेनी है तो फिर मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, और अगर नहीं रेनी तो फिर मैं नहीं लेके जाऊंगा। इसी तरह आगे आ गया लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ये रिलेशनशिप फाइंड करता है वेरिएबल के दरमियान। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि कितने ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, कितने ज़्यादा आवर्स, हमारे ग्रेड्स भी उतने ही बेटर आएंगे। यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। इसके बाद आ गया रूल बेस्ड सिस्टम। इसमें इफ एल्स का लॉजिक लगता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने ये करना है, नहीं तो एल्स में फिर कोई दूसरी कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तो रास्ते में ऑब्स्टेकल है तो आप स्टॉप हो जाएं, वरना चलते रहें। ये हमने देखा कि अभी तक क्या पढ़ लिया कि एआई हर जगह मौजूद है। चाहे वो हम देख लें कि मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फार्मिंग में हो एग्रीकल्चर में, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, इस तरह एआई इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके बाद हमने एआई की सब फील्ड्स के बारे में पढ़ा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, एनएलपी क्या होती है, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एल्गोरिथम पढ़ा कि वाइट बॉक्स एल्गोरिथम क्या होते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमने मॉडल को ट्रेन करवाना है तो डाटा की क्वालिटी और क्वांटिटी ये मैटर करती है। इसके बाद आ गया एल्गोरिथम की सेकंड टाइप, ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। अब जो थे वाइट बॉक्स, उन वो तो ट्रांसपेरेंट थे, वो तो हमें पता चल रहा होता है कि हम इस डिसीजन पे किस तरह पहुंचे हैं। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम इस डिसीजन तक किस तरह पहुंचे हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल अल्फागो, इसने वर्ल्ड के चैंपियन को हरा दिया गो की गेम में। ठीक हो गया। लेकिन रिसर्चर अभी तक इस डिबेट में है कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ, कि उसने किस तरह ये मूव्स किए और जो वर्ल्ड का चैंपियन था उसे हरा दिया। इसमें हम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम उस डिसीजन तक किस तरह पहुंचे हैं। ये होते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल्स, ये एल्गोरिथम्स। इसके बाद आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई। स्मार्ट वॉचेस में आपने फीचर देखे होंगे कि वो आपकी हेल्थ को ट्रैक कर रहा होता है या फिटनेस को। तो स्मार्ट वॉचेस में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपने आज के दिन में कितना सफ़र किया पैदल, कितने कदम चले, कितने किलोमीटर हो गए। या हम ये भी उसमें देख सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, और आपकी जो है हार्ट बीट वो क्या है। इस तरह स्मार्ट वॉचेस में काफ़ी फीचर्स वगैरह होते हैं।
क्योंकि ये आईओटी बेस्ड डिवाइस है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह स्मार्ट टीवीज हो गए या स्मार्ट रेफरी जनरेटर्स हो गए। अब आईओटी मैटर क्यों करता है? आईओटी एक टेक ट्रेंड नहीं है सिर्फ, ये रीशेप कर रहा है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आईओटी मैटर इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये इसमें ऑटोमेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन इस तरह से कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपकी स्ट्रीट में आईओटी बेस्ड डिवाइस, स्मार्ट बल्ब्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो वो जब वो डिटेक्ट करते हैं कि अंधेरा हो गया है, तो वो उसी वक्त ऑटोमेटिकली वो बल्ब्स को ऑन कर देते हैं। या आपके घरों में एसी वगैरह लगे हों तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह इससे एफिशिएंसी में बेटर होती है हमारी, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो रही होती हैं तो हमारी एनर्जी कम लगती है और हमारा टाइम भी सेव रहता है, और रिसोर्सेज भी काफ़ी सही तरह से यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह से रिमोट कंट्रोल हम किसी भी जगह पे बैठ के अपनी आईओटी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं तो हम उनको, अगर हम घर से बाहर भी हैं तो हम उसे असेस कर सकते हैं और उसे किसी भी जगह पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अ, कोई काम वगैरह करके अपने घर वापस आ रहे होते हैं, तो जब हमारा फासला घर से थोड़ा रह जाता है तो हम आईओटी बेस डिवाइसेस के ज़रिए से हम ऑटोमेटिकली अपने एसी वगैरह या इस तरह ऑन कर सकते हैं कि वो हमारे घर से आने से पहले ही वो ऑन हो जाए। इसी तरह ये स्मार्ट सिस्टम होते हैं, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये आ गया रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अपने होम की लाइट्स को कंट्रोल करना फ़ोन ऐप के ज़रिए से, ये आईओटी में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आईओटी के मेन कंपोनेंट्स। ये बेसिकली इन 5 कंपोनेंट से मिलके बन रहा होता है। नंबर 1 पे सेंसर्स, फिर एक्टुएटर्स, फिर डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड डाटा एनालिसिस। अब इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं कि सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर्स होते हैं डाटा को सेंस करने के लिए या डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। सेंसर्स फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के सेंसर हो गए, वो आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है। या मोशन के सेंसर हैं कि वो जब भी कोई मोशन होगी तो वो सेंसर्स उसे सेंस कर लेगा। या लाइट सेंसर हैं या ह्यूमिडिटी, इस तरह सेंसर की आगे टाइप्स हैं। इसके बाद एक्टुएटर्स आते हैं। ये कोई एक्ट करते हैं या एक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका होम का डोर वो ऑटोमेटिक ओपन हो रहा होता है। ठीक है, मोटर कंट्रोल हो रही होती है। एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर वो डिटेक्ट करता है कि कहीं जगह पे मोशन हुई है, तो वो एक्टुएटर्स उस हिसाब से डोर को ऑटोमेटिकली ओपन कर देते हैं। इसके बाद आ गया स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स ये आईओटी डिवाइस को यूज़ करके अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा होता है, या जो हाउस होल्ड के सिस्टम है उसे कंट्रोल कर रहा होता है। इसके ज़रिए से लाइफ काफ़ी
ईजियर, सेफर हो जाती है, ईजियर हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है। स्मार्ट होम्स, इसमें हम आईओटी बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट लाइट का सिस्टम, कि हम लाइट्स को अपने फ़ोन से ऑन ऑफ कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम भूल गए हैं कि हमारी लाइट्स ऑन थी घर में और हम कहीं पे जा रहे होते हैं, तो हम जाते जाते ही अपने फ़ोन से लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह इसके बेनिफिट्स, कि ये एनर्जी को सेव कर रहा होता है, कि सिस्टम जब ज़रूरत होती है तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ चीज़ों को कर सकता है। इस तरह से इसमें सिक्योरिटी ये भी इन्हांस होती है। अ, जैसे हमारे कैमरास हो गए जो घरों में लगे होते हैं, तो वो सिक्योरिटी बेस, अगर हम कोई इस तरह की मोशन को डिटेक्ट करें, या हम देखें कि अगर कोई पर्सन है वो कैमरा में आ रहा होता है, हम उसे नहीं जानते, तो हम कोई अलर्ट सेंड कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी डेली रूटीन को ऑटोमेट कर रहा होता है। आईओटी डिवाइसेस के ये बेनिफिट्स हैं। अब ये एक एग्जांपल है कि मोशन सेंसर डिटेक्ट व्हेन अ रूम इज एम्प्टी। यानी जब आपका रूम एम्प्टी होगा, तो वो सेंसर जो लगा हुआ है वो डिटेक्ट कर लेगा उसे, और जो स्मार्ट लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। इससे एनर्जी सेव हो रही होती है विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट या मैनुअल इनपुट। अब आईओटी इंडस्ट्रीज में किस तरह से यूज़ होती हैं? हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में इसमें आईओटी डिवाइसेस होती हैं काफ़ी, जो कि यूज़ हो रही होती हैं, जो कि मेडिकल सिस्टम को इजी बनाती हैं हमारे। और फिर हम उस हिसाब से हमारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्मार्ट वॉच है, उसके ज़रिए से हमारी हेल्थ का पता लगता रहता है, कि हम ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, हार्ट बीट देख सकते हैं। तो उसी बेस पे अगर वो ना सही हुआ, तो हम फौरन ही किसी डॉक्टर से हम कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में ये आईओटी किस तरह यूज़ हो रहा होता है? स्मार्ट ट्रैफिक लाइट दैट अडेप्ट टू ट्रैफिक फ्लो, जीपीएस ट्रैकिंग फॉर रियल टाइम नेविगेटिंग, कनेक्टिंग व्हीकल, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। यानी कि जो जीपीएस है वो ट्रैफिक को देख के शॉर्ट रूट आपको ला के दे रहा होता है। तो वो भी आईओटी में आ जाता है। या जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, उसमें भी सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। वो सेंस कर रहे होते हैं कि रोड पे आगे कोई गाड़ी तो नहीं है, फिर उसी हिसाब से वो एक्टुएटर्स एक्ट कर रहे होते हैं उस हिसाब से। इसके बाद सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड रिस्क। अब आईओटी डिवाइसेस क्योंकि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इसमें सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अ, हमारे जो हैं कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरास हमारे घर में, वो हमारी वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं। अ, अगर हमारी किसी वाईफाई को किसी ने हैक कर लिया, तो वो हमारा सिक्योरिटी कैमरास जो आपस में डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो अगर वाईफाई को हैक कर लिया, तो वो हमारे सिक्योरिटी कैमरास को भी हैक है, और फिर वो उस हिसाब से हमारा पर्सनल डाटा को भी स्टील कर कर सकता है। इसमें फोर रिस्क होते हैं, कि डाटा की प्राइवेसी।
कि अक्सर इस तरह होता है कि अगर कोई चीज़ हैक कर ले तो हमारा पर्सनल डाटा वो भी हैक हो सकता है। इसके बाद सेकंड पे आ गया रिस्क एल्गोरिथम बाइस, कि कभी कभार इस तरह होता है कि एआई खुद ही अनफेयर डिसीजन वो मेक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हायरिंग सिस्टम, तो इसमें हायरिंग में अगर हम ह्यूमन को इन्वॉल्व ना करेंगे तो बाज़ औक़ात एआई सही बंदे को हायर नहीं कर कर रहा होता, तो उसमें बाइस आ जाती है। अब साइबर अटैक्स, अब जो डिवाइसेस हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं उन पे अटैक्स वगैरह हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के। तो और हमारा डाटा भी स्टील हो सकता है। इसके बाद इसका फोर रिस्क ये है कि जॉब रिप्लेसमेंट, तो उसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट कम होती जाती है। तो फिर इस तरह वो जॉब रिप्लेसमेंट इसका भी रिस्क आ सकता है कि जो डिवाइसेस हैं वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती हैं। अब हम सेफ कैसे रह सकते हैं कि हम अपनी डिवाइसेस हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग या यूनिक पासवर्ड यूज़ करें। यानी उसमें हम कैपिटल लेटर भी यूज़ करें, स्मॉल लेटर्स भी, कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी, नंबर्स भी, यानी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंबाइन करके हम पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके बाद हम रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट्स करें। इसके बाद हम इंक्रिप्शन को इनेबल करें ताकि हमारा डाटा प्रोटेक्ट रह सके। और जो यूज़र हमारी डिवाइसेस को असेस करना चाह रहे होते हैं तो वो इनक्रिप्टेड वे में आए, कि अगर वो ऑथराइज पर्सन होगा तो फिर ही वो डिटेक्ट हमारी डिवाइस को असेस कर सके, वरना ना कर सकें। अब इसके बाद आ गया फ्यूचर इसका एआई और आईओटी का। ये चूंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो फ्यूचर भी इन्हीं पे बेस कर रहा है। एआई एंड आईओटी आर नॉट जस्ट टुडेज टेक्नोलॉजीज, दे आर फाउंडेशन ऑफ टुमारोज वर्ल्ड। ठीक है। इसके बाद ये कुछ फ्यूचर में एआई किस तरह इवॉल्व, एआई और आईओटी किस तरह इवॉल्व हो सकता है, कि स्मार्ट सिटीज़ बन सकती हैं जिसमें सारी की सारी पूरी सिटीज़ वो एआई और आईओटी के बेस पे मैनेज हो रही हों डिवाइसेस, और वो चीज़ें ऑटोमेट हो रही हों उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंट हो और चीज़ें आपस में इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्टेड हों। इसके बाद आ गया एआई डॉक्टर्स, यानी एआई असिस्टेड डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। यानी एआई खुद ही आपकी डिजीज़ को डिटेक्ट करे, या आप अपनी रिपोर्ट की पिक्चर एआई को दें, या आप अपने बारे में बताएं कि मुझे ये फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है, तो वो एआई डॉक्टर्स वो खुद ही डायग्नोस करे और आपको ट्रीटमेंट के प्लान पर्सनलाइज करें। इसके बाद ऑटोनोमस कार्स, ये तो अभी भी हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जो कि विदाउट ड्राइवर्स वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही होती हैं। इसके बाद इंटेलिजेंट रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स जो कि ह्यूमंस की तरह लर्न कर सकें, अडेप्ट कर सकें और कोलैबोरेट कर सकें। ये कुछ फ्यूचर्स की टेक्नोलॉजीज थी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया चैप्टर 10 में।
सबसे पहले हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देखा कि वो क्या होती हैं, और फिर हमने एआई को देखा, एआई के फंडामेंटल्स, कि एआई की एप्लीकेशन क्या है। और उसके बाद हमने एआई की डिफरेंट सब फील्ड्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने एआई के एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा कि टू टाइप्स हैं एआई एल्गोरिथम्स की, एक है ब्लैक बॉक्स और एक है वाइट बॉक्स। जो ब्लैक बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट है, और जो ब्लैक सॉरी जो वाइट बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट है, जो ब्लैक बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी उसमें हमें ये नहीं पता हो रहा था कि डिसीजन किस तरह से मेक हो रहा है। इसके बाद हमने आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा, कि ऐसी डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। उसके हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ा, सेंसर्स हो गए, एक्टुएटर्स हो गए, डिवाइस हो गई, नेटवर्क हो गया। और इसके बाद हमने आईओटी की एप्लीकेशंस को पढ़ा, कि ये किस किस जगह पे यूज़ हो रही हैं। और फिर इसके बाद हमने सिक्योरिटी को देखा कि हमें क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं आईओटी डिवाइस को यूज़ करके, और हम उससे कैसे सेफ रह सकते हैं। और फिर लास्ट पे हमने पढ़ा कि फ्यूचर्स में एआई और आईओटी बेस कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये था 10 चैप्टर। इधर तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों सर ने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट 2 डेज में हम चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा वीक स्टार्ट होगा उसमें हम तमाम चैप्टर्स का रिवीजन, पास्ट पेपर्स को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। और देन आपका फाइनल पेपर। तो अगर आपका कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो तो ग्रुप में मैं सर को ऐड कर दूंगी, आप सर को टैग करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तमाम चीज़ों को। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।